देखो लास्ट क्लास में हमने किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फील्ड वेक्टर तल के समांतर हो, क्या हो, तल के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब तल के समांतर है तो उस कंडीशन में हमने क्या निकाली थी, फ्रेनेल की समीकरण निकाली थी। किसकी समीकरण निकाली थी, फ्रेनेल की समीकरण, जिनकी मान क्या आई थी, ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन पैरेलल इज इक्वल टू क्या आया था आप लोगों के, tan थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन tan थीटा आई प्लस थीटा आर। ये समीकरण नंबर 1 ये निकाली थी। और दूसरी जो इक्वेशन हमने निकाली थी ये तो किसके लिए थी, परावर्तन गुणांक ज्ञात करने के लिए। ध्यान रखना कि जो ये रेशियो दिया हुआ है ई नॉट वन डैश और ई नॉट वन, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक जो दोनों ही होते हैं वो इन रेशियो के ऊपर डिपेंड करेंगे, ई नॉट वन डैश और ई नॉट वन के। और पारगमन गुणांक रेशियो जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। ये इक्वेशन जो आई थी वो क्या थी, 2 sin थीटा आर cos थीटा आई अपॉन sin थीटा आई प्लस थीटा आर, कोष्टक में क्या आ जाएगा, और cos थीटा आई माइनस cos थीटा आर। ये आ गई। अब देखो इन दो इक्वेशन के अंदर मैंने एक इक्वेशन की आप लोगों को कंडीशन बता दी थी, इस वाले की, कि इस वाले की मैंने कंडीशन के अंदर क्या बताया था, कि इस वाली कंडीशन में मैंने ये बताया था कि जो ये फ्रेनेल की समीकरण है पारगमन गुणांक के लिए मिली है, पारगमन गुणांक ज्ञात करने के लिए, उस इक्वेशन के अंदर थीटा आई और थीटा आर के प्रत्येक या सभी मानों के लिए ई नॉट टू अपॉन ई नॉट वन का मान क्या रहता है, समान धनात्मक होता है। मतलब इसमें ये ध्यान रखना अगर थीटा आई लेस देन भी थीटा आर क्या हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये कॉस वाली टर्म जो है ये कभी भी, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसका पॉजिटिव रहने का कारण ये है कि जो कॉस थीटा होता है वो कैसा होता है, एक सिमेट्रिक फंक्शन होता है। सिमेट्रिक फंक्शन से मतलब अगर यहाँ पे cos थीटा की जगह पे आकर अगर क्या रख दोगे, cos माइनस के थीटा भी रख दोगे तो भी ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। और अगर आप देखोगे अगर थीटा आई और आप थीटा आर को जोड़ भी दोगे तो भी उस कंडीशन में साइन का मान का क्या होगा, आप लोगों के पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम थीटा आई प्लस थीटा आर का मान क्या हो सकता है, π/2 से कम होने का। तो π/2 से कम या π/2 के बराबर होगा तो भी उस कंडीशन में ये वैल्यू कैसे आएगी, आप लोगों के क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस वजह से इस इक्वेशन के अंदर क्या बताया जाता है कि पारगमन गुणमान के लिए जो हम रेशियो निकालते हैं ई नॉट टू अपॉन ई नॉट वन, इसका मान हमेशा पॉजिटिव होने का कारण ये होता है क्योंकि जब हम डिफरेंस निकालते हैं परावर्तन आपतन कोण और कौन से अपवर्तन कोण का, तो उस कंडीशन के अंदर वो कौन से कॉस के फंक्शन होते हैं और कॉस का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है जब वैल्यू अगर एंगल की क्या आ जाए, नेगेटिव में भी आ जाए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो परावर्तित तरंग या फिर इस जो इस इक्वेशन के अंदर पॉजिटिव मान आता है उस वजह से ये पता चलता है कि जो अपवर्तित तरंग तथा दूसरी कौन सी तरंग है आप लोगों के, अपवर्तित तरंग तथा आपतित तरंग जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, हमेशा क्या होगी, समांकलान। ठीक है, ये था पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है आप लोगों के, दूसरी कंडीशन में जो आपने इक्वेशन ये वाली पढ़ी ई नॉट वन और ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन, ये रेशियो, अब ये रेशियो क्या है, थीटा आई और थीटा आर के ऊपर डिपेंड करेगा।
मतलब किस प्रकार से थीटा आई के बढ़ने या घटने के ऊपर ये सारी की सारी वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर देखो यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन के अंदर, थीटा आई ग्रेटर देन थीटा आर, ठीक है, और उस कंडीशन में अगर क्या हो जाए साथ में थीटा आई प्लस थीटा आर क्या हो, लेस देन हो किससे, π/2 के। और दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा आई लेस देन थीटा आर, साथ में ही क्या हो थीटा आई प्लस थीटा आर क्या हो, ग्रेटर देन हो π/2 से। दो कंडीशन है, एक तो थीटा आई लेस देन थीटा आर और एक तो थीटा आई ग्रेटर देन थीटा आर। जब थीटा आई थीटा आर से बड़ा हो, लेकिन इनके अंदर आप देखोगे ये थीटा आई यहाँ पे थीटा आर से बड़ा है, तो आप लोगों को मालूम है tan थीटा क्या होता है, साइन और कोस के रेशियो के बराबर होता है। अगर इन दोनों एंगल का डिफरेंस जो है अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपको मालूम है tan भी क्या हो जाएगा, भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि tan है वो साइन और कॉस का रेशियो के बराबर होता है, तो कॉस के अंदर जो थीटा का मान नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन tan नेगेटिव किसके कारण हो जाता है, एंटी सिमेट्रिक या असिमेट्रिक फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके ये रेशियो किसके, साइन और कॉस के रेशियो के बराबर होता है, और साइन एक असिमेट्रिक फंक्शन होता है या असममित फंक्शन होता है या प्रतिसममित फंक्शन होता है, जिसके कारण tan थीटा भी क्या होता है, प्रतिसममित फंक्शन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब थीटा आर से बड़ा हो और साथ में दोनों एंगल का कौन से आपतित एंगल और परावर्तित अपवर्तित एंगल, इन दोनों का मान अगर π/2 से क्या है कम हो, तो ही क्या हो सकता है, इस इक्वेशन का मान क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब थीटा आई क्या हो जाए, थीटा आर से कम, थीटा आई अगर थीटा आर से कम होगा तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा आई माइनस tan थीटा आर का मान वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और उसी के साथ अगर थीटा आई ग्रेटर देन हो जाए थीटा आर, मतलब इन दोनों को जोड़ दो और वो एंगल भी क्या आ जाए, π/2 से अधिक हो, तो tan थीटा जब का मान जब tan थीटा के अंदर थीटा का मान अगर π/2 से अधिक होता है, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो उस कंडीशन में भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है, लास्ट में लिख देना नीचे पॉइंट के अंदर, इक्वेशन नंबर 10 में E01 डैश अपॉन E01 का मान धनात्मक होता है यदि क्या हो जाए, यदि क्या हो, थीटा आई ग्रेटर देन हो थीटा आर के, तथा साथ में ही थीटा आई प्लस थीटा आर का मान क्या हो, लेस देन π/2। दूसरी कंडीशन क्या होगी, थीटा आई लेस देन हो थीटा आर के, तथा साथ में ही थीटा आई प्लस थीटा आर का मान क्या हो जाए, ग्रेटर देन π/2, ठीक है। अब ये जो दो शर्त है, इन दोनों शर्तों पर ही क्या होगा, परावर्तित तरंग और दूसरी कौन सी, आपतित तरंग क्या होगी, इसमें होगी समानकलन होगी, ठीक है। अन्यथा इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक तथा तरंग कैसी होगी, विपरीत कलन होगी, ठीक है ना। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, ये इसकी क्या है, दो कंडीशंस है या दो इसकी क्या है, शर्तें हैं। देखो एक डेफिनेशन है इसके अंदर, अब आगे आपके वो है पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक। कि पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक जो है, इन रेशियो परावर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग और आपतित तरंग, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो पारगमन गुणांक
और परावर्तन गुणांक, ये दोनों ही जो होते हैं वो किसके किसके ऊपर, E02 अपॉन E01 और E01 डैश अपॉन E01 के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, दोनों की दोनों चीजें जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इन दो रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगी। पारगमन गुणांक E02 अपॉन E01 के ऊपर डिपेंड करेगा और परावर्तन गुणांक E01 डैश अपॉन E01 के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो अचालक या कुचालक माध्यमों की परिसीमा पर परावर्तन तथा अपवर्तन या कौन सा गुणांक पारगमन है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग दो माध्यमों की परिसीमा पे पर क्या होती है, आपतित होती है, तो उस कंडीशन में आपको ये मालूम है कि जब भी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग किन्हीं दो माध्यमों की परिसीमा पे आपतित होगी तो उस कंडीशन में उस वेव का क्या होगा, परावर्तन भी होगा और उस वेव के कुछ भाग का क्या होता है, अपवर्तन भी होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पारगमन गुणांक तथा अपवर्तन गुणांक जो होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, वो उस तरंग के ऊर्जा संचरण को प्रदर्शित करते हैं या फिर ऊर्जा संचरण के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो कि अगर ये एक वेव इस जगह पे आपतित हो रही है परिसीमा के ऊपर, तो उसके पता है इसका अपवर्तन या फिर इसका क्या होता है, सॉरी परावर्तन या फिर इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो उस दौरान जब परावर्तन और अपवर्तन के दौरान ये वेव जितनी ऊर्जा को अपने साथ में संचित करती है उन्हीं ऊर्जाओं के अनुपात को आपतित तरंग और परावर्तित तरंग और आपतित तरंग और अपवर्तित तरंग और आपतित तरंग, इन ऊर्जाओं का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक, और दूसरा कौन सा कहलाएगा, अपवर्तन गुणांक। मतलब तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के ऊपर संचयित हो रही होती है तो उस कंडीशन में जितनी ऊर्जा का ये अपने साथ में संचरण करती है वही ऊर्जा जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, पारगमन गुणांक, और किसको प्रदर्शित करेगी, परावर्तन गुणांक को। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो तरंग का क्या होगा, अंशतः परावर्तन तथा क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। अतः परावर्तित तथा अपवर्तित, परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा, तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा के अंशों को क्रमशः परावर्तन गुणांक तथा अपवर्तन या पारगमन गुणांक कहते हैं, जिन्हें R तथा T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतना सा ही ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन में कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी माध्यम के ऊपर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात आपतित हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपतित हो रही है, इसका मतलब उसके पास ऊर्जा तो होगी,
लेकिन जब उस वेव का आपतन होता है तो आपतन के पश्चात जब उस वेव का परावर्तन या अपवर्तन होता है तो परावर्तन की कंडीशन और अपवर्तन की कंडीशन दोनों ही कंडीशन के अंदर उसने कितनी ऊर्जा को संचित किया है, वही ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, उस तरंग का परावर्तन गुणांक, और दूसरा कौन सा कहलाती है, आपतन या पारगमन गुणांक कहलाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं। अब